चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग कर रहे थे, अच्छा जुलेखा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है आईकैप की, उसमें कहीं डेप्रिसिएशन में फर्नीचर कॉस्ट अलग लिखी है और बराबर में अलग अमाउंट है। ट्रायल बैलेंस में आप ये कह रहे हो कि कभी कभार कॉस्ट अलग होती है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग होता है और कभी कभार मिक्स्ड होता है, मतलब सिंगल अकाउंट सिंगल वैल्यू होती है, ये बात कह रहे हो आप? चलो आप अपना क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है जुलेखा, ये वाला क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आपकी वो नेटबुक वैल्यू होती है ना, मैं आपका देख लेती हूँ 13.1 देख लेते हैं आपको क्या इशू है। पहले जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। हम लोग कर रहे हैं ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। Azam owns a retail outlet with the name Azam Auto Parts Store. The trial balance as at 30th June 2015 is as follows। और आपको क्या दिया हुआ है? आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा है शॉप इक्विपमेंट नेट, यानी कि क्या होगा, नेट बुक वैल्यू होनी चाहिए, राइट। इसी तरह मोटर व्हीकल्स नेट, ये भी नेट बुक वैल्यू 3820,000, राइट। लेकिन अब ये बात नहीं पता कि क्या ये ओपनिंग नेट बुक वैल्यू है या क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। अगर तो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू होगी, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हमें आगे जाके इस बात को कंफर्म करना है कि क्या ये हमारी क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू है या ओपनिंग नेटबुक वैल्यू है। सही है, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि ये लोग कॉस्ट को अलग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अलग नहीं रख रहे, नेट का कोई मतलब है और वो मतलब है नेटबुक वैल्यू। आगे आते हैं, स्टॉक एट 1 जुलाई 2014, साल के शुरू का स्टॉक, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है। प्रीपेड रेंट 2000 यानी कि 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन रुपीज इन थाउजेंड्स है। बैंक आ गया 8500, कैश आ गया 50,000, ठीक है। बैंक लोन है फिर 5050, क्रेडिटर्स हैं 2500, अक्रूड एक्सपेंसेस हैं 60, कैपिटल है 27, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, कैपिटल है 27883, फिर आपको सेल्स नजर आ रही हैं, परचेजेस हैं, यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, व्हीकल एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, रेनोवेशन एक्सपेंसेस है, सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो हमें ये पता लग गया कि इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, ठीक है। रेनोवेशन, हाँ जी, देखते हैं क्या है वो, ठीक है। इतनी बात देख लें, इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये क्लोजिंग नेटबुक वैल्यूज हमें दी हुई है। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन्होंने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि इन्होंने डबल एंट्री ऑलरेडी पास कर दी हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट रिस्पेक्टिव उसके अकाउंट्स के। और फिर आपको नीचे नजर आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एज एट 30 जून 2015 वाज रुपीज 24,090,000, यानी कि ये भी रुपीज इन थाउजेंड्स है, 24.09 मिलियन है एक्चुअली, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होए, दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज रुपीज इन थाउजेंड्स, इन्होंने आपको बता दिया। फिर वो कह रहा है depreciation on fixed assets is charged at the rate of 20% on reducing balance method। अब ये क्यों बता रहा है फिर, जब वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऊपर चार्ज कर चुका है तो दोबारा से हमें ये बात बताने की जरूरत क्या है। तो हो सकता है आगे किसी पॉइंट में हमें पता चले कि हमने डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट की थी, हो सकता है। आगे देखें क्या कह रहे हैं, शॉप इक्विपमेंट was purchased on 1 जुलाई 2014 for 1400,000, यानी कि 1.4 मिलियन। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड ऑन इट। चलो जी, उसने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की थी लेकिन ठीक नहीं की थी, है ना। उसने क्या किया था, उसने कुछ शॉप इक्विपमेंट खरीदा था 1 जुलाई 2014 को 1.4 मिलियन का, उसके ऊपर तो उसने डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं की, ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट। टोटल आपका शॉप इक्विपमेंट कितना था, 5,88,000,000,
जिसमें से 1.4 मिलियन वर्थ ऑफ ऑफिस शॉप इक्विपमेंट के ऊपर इसने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं किया। तो पता लग गया कि रेट बताने का मकसद क्या था। रेट बताने का ये मकसद था कि हमने अब फर्दर क्या करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, शॉप इक्विपमेंट अकाउंट को, क्योंकि हम ये सिंगल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं ना। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ डेट ना हो तो फुल ईयर ऑब्वियसली, ठीक है। आगे आते हैं, रेनोवेशन एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ फिक्सचर्स परचेज फॉर द शॉप। अब ये था कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फिक्सचर्स क्या होते हैं, ये जिस तरह लाइटें हो गई, पंखे हो गए, छोटी मोटी जो फिक्सचर्स होते हैं इन सबको फिक्सचर्स कहते हैं, राइट। तो फिक्सचर्स की यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, ठीक है। फिक्सचर्स की यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, नॉन करंट होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको कहाँ ट्रीट कर दिया, आपने उसको क्या ट्रीट कर दिया, वो कह रहा है रेनोवेशन एक्सपेंसेस ये चीज थी, वो फिक्सचर्स की कॉस्ट थी। तो हमने कहा कि फिक्सचर्स तो आपके 1 साल से ज्यादा वाले होते हैं, इनको तो एक्सपेंस आउट नहीं करना चाहिए, इनको तो करना चाहिए कैपिटलाइज, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको रेनोवेशन एक्सपेंसेस को खत्म करके फिक्सचर्स के नाम का एक नया नॉन करंट एसेट लेकर आना है, और वो नॉन करंट एसेट जैसे ही आएगा उसके ऊपर भी आपने 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने हमें बताया नहीं है कि हमने ये कॉस्ट फिक्सचर्स खरीदे कब थे, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फुल ईयर पॉलिसी, सही है। यहाँ पे इन्होंने हमें डेट नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे साल के पहले दिन इन्होंने किया होगा ये सारा काम। तो हम फुल ईयर पॉलिसी के हिसाब से पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता जुलेखा, वो कुछ ना कुछ फिर इंफॉर्मेशन जरूर देगा जिससे आप कॉस्ट निकाल सकोगे, ठीक है। अगर नेटबुक वैल्यू सिर्फ दी हुई है ट्रायल बैलेंस में और वो स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, तो फिर कोई ना कोई अदर इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई बात जरूर देगा कि जिससे आपको पता लग जाए कि उन एसेट्स की कॉस्ट क्या थी, ठीक है। चले आगे आ जाए, रेंट इज पेएबल। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट है, ठीक है। तो एक काम ये करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जरा आते हैं बाद में, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पहले बाकी समझ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2014। हमारा ईयर एंड क्या है, 30 जून 2015, ठीक है। तो ये आपके साल के पहले दिन आपने बैंक लोन लिया था। इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2015 हैज बिन क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। अब देखें, जब आपके पास लोन की सिचुएशन हो जाए ना, तो फिर आप ये कहते हो कि आपके पास पेमेंट्स होंगी 2 चीजों की, है ना। एक तो आप अपना ओरिजिनल लोन भी शायद रीपे कर रहे हो, और अगर वो नहीं कर रहे तो इंटरेस्ट की पेमेंट तो होगी ही होगी। तो अगर मैं आपको ये कहूं पेमेंट या अक्रूवल, दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है, तो पेमेंट हो रही होगी या फिर हम उसका अक्रूवल तो बुक करेंगे ही करेंगे। अब वो ये कह रहा है इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2015 हैज बिन क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। क्या मतलब हुआ, क्या इसमें सही है, गलत है, क्या है। हम क्या एंट्री पास करते हैं इंटरेस्ट के अक्रूवल की, हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस करना चाहिए क्या, डेबिट, और क्या क्रेडिट करना चाहिए, इंटरेस्ट अक्रूड या इंटरेस्ट पेएबल, राइट, सेम चीज। वो ये कह रहा है कि करेक्ट एंट्रीज की होनी चाहिए थी, जो जून के महीने का आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है सिर्फ 1 महीने का, उसकी डबल एंट्री पास ये करनी चाहिए थी। हमने सिर्फ 1 महीने की डबल एंट्री पास क्या कर दी, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को तो किया डेबिट, लेकिन हमने क्रेडिट किसको कर दिया, बैंक लोन को, ठीक है। आपको बैंक लोन की पेमेंट, ओरिजिनल पेमेंट को रखना है अलग, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का अक्रूवल होगा उसको रखना है अलग, ठीक है। वो कह रहा है इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2015 हैज बीन क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। तो हम लोन अकाउंट को तो क्रेडिट नहीं करते, जो इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है उसका तो हम हमेशा अलग अक्रूवल रखते हैं, हमें उसको अलग अलग रखना होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
और ये काम हुआ सिर्फ और सिर्फ जून के महीने के एक्सपेंस का। अब हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। बैंक टू इंटरेस्ट नहीं, इसमें पेमेंट नहीं हो रही, इंटरेस्ट पेएबल है, आपने पे नहीं किया, तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया और आपने इंटरेस्ट पेएबल को करना था क्रेडिट या अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट आपको करना था डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करना था, इंटरेस्ट अक्रूड को करना था क्रेडिट। आपने कर क्या दिया, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में वो कुछ नहीं कह रहा, तो हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस बिल्कुल ठीक ठीक डेबिट हुआ। क्रेडिट क्या हो गया, बैंक लोन का अकाउंट। ठीक है बच्चे, लिखा हुआ है, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी कह रही हूं, इसमें लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जून 2015। ठीक है उस्मान, इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ जून का ही गलत हुआ। वो कह रहा है कि इंटरेस्ट पेबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2015 हैज बीन क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। अब वो बाकी महीनों के बारे में कुछ नहीं कह रहा, वो जुलाई से लेके मई 2015 तक के इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कह रहा। हम कहेंगे वो ठीक ठीक हुआ, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट ही हुआ, है ना। एरर्स के केस में मैंने इतनी बातें तो आपको समझा दी हैं कि जिस एरर के बारे में वो नहीं कहेगा हम क्या करेंगे, वो हम कहेंगे कि वो वाला पोर्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये आता है, अमाउंट नहीं पता कि भाई जून के महीने का अमाउंट कितना हुआ। बिल्कुल ठीक है, अब हमें यहाँ पे इन्होंने कहीं पे रेट वगैरह भी नहीं दिया हुआ कि हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो करंट होगा ना, इंटरेस्ट पेबल तो करंट होता है। बैंक लोन करंट है या नॉन करंट है वो डिपेंड करता है, नॉर्मली आपका नॉन करंट ही होता है। सही है, अब यहाँ पे मुझे जरा बताएं, इंटरेस्ट की ये डबल एंट्री हमने वैसे तो लिख ली, क्वालिटेटिव उसके तो देख लिया कि कौन कौन से आइटम्स होंगे, क्वांटिटी क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर जून 2015। आपको कहीं पे रेट भी नहीं दिया हुआ इंटरेस्ट का कि आपने लोन कितना इंटरेस्ट पे लिया था। देखिए क्वेश्चन खत्म, और आपको कोई इंटरेस्ट का उन्होंने कोई लोन की परसेंटेज, वो इंटरेस्ट की परसेंटेज भी नहीं दी हुई, कैसे करेंगे। जी मोहसिन, उस्मान, किसको मंथ्स पे डिवाइड, बिल्कुल, वेरी गुड। वो ये कह रहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरे साल का बिल्कुल ठीक ठीक बुक हुआ, सिर्फ जून के महीने में हमने क्रेडिट एंट्री पास गलत से कर दी। राइट, वेरी गुड। तो आप ये कहोगे कि अगर पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस 600,000 है तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है, 50,000। वेरी गुड, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें जून के महीने में 50,000 से इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करके इंटरेस्ट पेबल को करना था क्रेडिट। हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को तो डेबिट किया, लेकिन हमने क्रेडिट किसको कर दिया, बैंक लोन को। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी इसकी, रेक्टिफाइंग एंट्री कुछ यूं होगी कि अब हम कर देंगे बैंक लोन को डेबिट, कितने से, 50 से, और क्रेडिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट पेएबल या इंटरेस्ट अक्रूड इज मोर अप्रोप्रिएट, इंटरेस्ट अक्रूड को हमने क्रेडिट कर देना। यहां तक क्लियर है बात। तो हमने यहाँ पे रेक्टिफाइंग एंट्री निकाल ली, और ये 50 किस तरह से आया, 600 डिवाइडेड बाय 12। जी मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, क्लियर है। फिर बारी आती है किसकी, आजम विड्रू गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000। ठीक है, ये 4,000 से क्या मुराद है, 4,000 से मुराद है 4 मिलियन। ठीक है, अगेन ये रुपीज एंड थाउजेंड्स बताया हुआ है। तो आजम विड्रू गुड्स कॉस्टिंग ₹4 मिलियन फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर नो एंट्री वाज मेड टू रिकॉर्ड द विड्रॉल ऑफ गुड्स। तो क्या डबल एंट्री पास करेंगे। अब आपको पता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में डबल एंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। आपको पहले ये चेक करना है कि हमारा इस सिचुएशन में, वेरी गुड, इस सिचुएशन में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि परचेजेस का अकाउंट मेंटेन हो रहा है। वेरी गुड,
तो ड्रॉइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ठीक है, आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर क्या ना हो, अगर परचेज ना हो तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट होगा। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम का एक टी अकाउंट आ रहा होगा, एक आइटम आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में। देता नहीं है वैसे, नॉर्मली पीरियोडिक ही होता है। ठीक है, नॉर्मली पीरियोडिक ही होता है, लेकिन आपने फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड आपने चेक जरूर करना है। वैसे पीरियोडिक ही होता है बाय डिफॉल्ट। सही है, आगे आ जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एनुअल पेमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस फॉर शॉप एंड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ आजम। तो आपके पास जो ट्रायल बैलेंस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहा है 6046, तो उसमें आपको ये पता चला कि एक फिगर फायर इंश्योरेंस फॉर शॉप की है और वो कितनी है 725,000, और दूसरी अमाउंट क्या है पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ आजम 215,000। तो पहले तो हमने ये काम किया कि पर्सनल एक्सपेंसेस को कहा कि वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आने ही नहीं चाहिए, तो 6046 में से हमने 215,000 को कर देना है क्रेडिट, और कहां डेबिट करना है 215,000 को, 215,000 को ड्रॉइंग्स के अंदर। ठीक है, तो पहला तो काम आपने ये कर दिया। फिर आप आए इस 725,000 के ऊपर। अब 725,000 क्या ये ऑफिस एक्सपेंस है? बिल्कुल है, लेकिन इसमें हमने ये आगे से ये बात बता रहा है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वुड एक्सपायर ऑन 30 नवंबर 2015, और आपको नजर आ रहा है कि आपने कोई एनुअल पेमेंट की थी फायर इंश्योरेंस की। तो ऐसी पेमेंट जिसकी एक्सपायरी हो रही है 30 नवंबर 2015, आप कौन सी डेट पे खड़े हुए हैं 30 जून 2015 पे? आप कहेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 725,000 में से 5 महीने का अमाउंट प्रीपेड एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस से निकल जाना चाहिए ना। तो आपने क्या करना है 725,000 में से 5/12 करके जो आंसर आएगा उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से कर देंगे क्रेडिट, और कहां डेबिट कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस में। यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है बात? वेरी गुड। सस्पेंस अकाउंट का कहां पे चक्कर होगा? सस्पेंस अकाउंट में तो वहां पे आएगा ना जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। सस्पेंस अकाउंट वाला भी एक सवाल है, वो भी करेंगे। ठीक है, चलें जी। अब सिर्फ एक चीज रह गई, और ये मैंने इसीलिए आखिर में रखी थी क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है समझने में। अब वो क्या कह रहा है, रेंट इज पेएबल ऑन ईयरली बेसिस ऑन 30 सितंबर। ठीक है, यानी कि हर साल 30 सितंबर को आप रेंट पे करते हो। अभी तक आपको ये बात नहीं पता चली कि क्या वो पेमेंट अरियर्स में होती है या इन एडवांस होती है। दोनों हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है ना। आपको पता है कि जी पेमेंट हो रही है 30 सितंबर को, क्या अब वो पूरा साल गुजारने के बाद पेमेंट हो रही है या साल गुजरने से पहले ही आप पेमेंट उसकी कर रहे हो? डिपेंड करता है ना। आपके इन एडवांस भी तो पेमेंट हो सकती है, इन अरियर्स भी तो पेमेंट हो सकती है। अभी इसने ये बात नहीं बताई। फिर आगे वो कह रहा है द एक्सपायर्ड रेंट टिल 30 सितंबर 2014 इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या मतलब हुआ? ऊपर जरा देखते हैं। अब जरा हम चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस में रेंट से रिलेटेड और क्या क्या चीजें आ रही है। एक तो हमें उसने बता दिया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कोई एक चीज है एक्सपायर्ड रेंट के नाम से, फिगर नहीं बताया हुआ। और हम ऊपर देखते हैं तो हमें प्रीपेड रेंट नजर आ रहा है 2,000 का, 2 मिलियन का। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम हर साल रेंट को करते हैं प्रीपे। सही है। अब वो क्या क्या रहा है, एक्सपायर्ड रेंट से क्या मुराद है? अब आप आ जाते हैं जरा इधर वर्किंग पे आ जाए। आपका अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक है? 1 जुलाई 2014 से ये शुरू हुआ था और ये खत्म कब हो रहा है? 30 जून लिखा हुआ है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट आ रहा है ना।
ट्रायल बैलेंस में एक आइटम आ रहा है प्रीपेड रेंट का, और रेंट का सिर्फ एक यही चीज है कि आप एक ही, ऐसी बात है आपने, जरूरी तो नहीं है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स आपने वो काम की, और रेंट के बारे में सिर्फ वो एक ही बारे में, एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि उस एक ही बिल्डिंग लग रही है, मतलब देर आर नॉट मोर देन वन टाइप्स ऑफ रेंट्स इन दिस सिनेरियो, राइट? ठीक है, अब इधर आ जाए। अब आपका अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक था? आपका अकाउंटिंग ईयर था 1 जुलाई 2014 से शुरू होके करंट अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 30 जून 2015 पे। अब वो क्या कह रहा है कि आपका जो रेंटल की जो पेमेंट है, रेंट इज पेएबल ऑन 30th सितंबर एवरी ईयर। तो आपके करंट अकाउंटिंग पीरियड में 30th सितंबर कब फॉल हुआ होगा? 30th सितंबर 2014, राइट? यहां तक फॉलो कर रहे हैं इस बात को? तो आपने करंट अपने अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट की होगी 30th सितंबर 2014 को, और ये पेमेंट होगी प्रीपेमेंट, है ना? प्रीपेमेंट होगी, यानी कि ये पेमेंट वैलिड होगी अगले 30th सितंबर 2015 तक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो क्या बात कर रहा है, उसने आगे क्या बात बोली? द एक्सपायर्ड रेंट till 30th September 2014 is included in operating expenses। अब हम जरा इस साल से पहले वाले सिनारियो पे भी आ जाते हैं। 30th September 2014 से पहले हमने रेंट कब पे किया होगा? 30th September 2013 को। अब ये देख लें, ये जो आपकी पेमेंट थी 30th सितंबर 2013 को आपने, अब अभी तक हमें अमाउंट पे अगेन हम नहीं आए, ठीक है? अभी तक हम अमाउंट पे नहीं आए, सिर्फ सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो 30th सितंबर 2013 को आपने रेंट की जो पेमेंट की वो वैलिड कब तक के लिए थी? वो थी 30th सितंबर 2014 तक, राइट? 1 जुलाई से लेके 30th सितंबर तक, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, जो ये पूरी पेमेंट हुई थी उसमें से 3 महीने फॉल करते हैं हमारे करंट ईयर में, यानी कि 3 महीनों का पिछली रेंटल पेमेंट का एक्सपेंस इस साल का फॉल करता है, इस साल फॉल करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पिछले साल जब आपने पेमेंट की होगी तो पिछले साल के क्लोजिंग पे आप खड़े होके आपने क्या कहा होगा कि हमने अगले 3 महीनों की प्री पेमेंट की हुई है। जब ये साल शुरू हुआ और आप 30 सितंबर 2014 पे पहुंचे तो आपने ये कहा होगा कि जो पिछले ईयर एंड पे हमारे पास जो प्री पेमेंट वाली सिचुएशन हो रही थी, अब वो कन्वर्ट हो गई एक्सपेंस में। अब आप इस डेट पे खड़े हुए हो, है ना? अब आप 30 सितंबर 2014 पे खड़े हुए और आपने कहा कि अब मेरा पूरा का पूरा जो प्री पेमेंट था, जो मैंने प्री पे कर दिया था 30 सितंबर 2013 को, अब वो पूरा का पूरा मेरा हो गया कन्वर्ट एक्सपेंस में। ये बात वो यहाँ पे कह रहा है कि द एक्सपायर्ड रेंट टिल 30th सितंबर 2014 इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और हम ये कह रहे हैं कि इसको होना भी यही चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसने आपको ये बात बता दी कि 30th सितंबर 2014 तक का रेंट एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है, लेकिन 30th सितंबर के बाद से लेके, बिल्कुल ठीक, लेकिन इस बात का फोकस कहां पर है? फोकल पॉइंट क्या है? वो ये कह रहा है कि 30th सितंबर तक का रेंट एक्सपेंस तो बुक हुआ हुआ है, लेकिन 30th सितंबर के बाद से लेके 30 जून 2015 तक का रेंट एक्सपेंस बुक हुआ ही नहीं है। वो कहां पे पड़ा हुआ है? वो अभी भी पूरा का पूरा प्रीपेड के अंदर आ रहा है, 2 मिलियन के अंदर वो आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि हमने 30 सितंबर 2014 को जो प्री पेमेंट की थी रेंट की, वो कितने की थी? वो थी ₹2 मिलियन की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और वो पूरा का पूरा अभी आपका पड़ा हुआ है किसमें? प्री पेमेंट में है वो। अब आप कहां पे बैठे हुए हो? आप तो 30 जून 2015 पे खड़े हुए हो ना। आप ये कह रहे हो कि हमने 2 मिलियन की प्री पेमेंट की थी 30 सितंबर 2014 को। अब ये इसमें से पूरा का पूरा 2 मिलियन प्रीपेड में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा अमाउंट इसमें से कन्वर्ट हो जाना चाहिए ना एक्सपेंस में। अभी पूरा का पूरा 2 मिलियन तो प्रीपेड नहीं रहा ना,
प्रीपेड अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता रहेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ अमाउंट करके 2 मिलियन में से फिगर निकलनी चाहिए थी और वो जानी चाहिए थी एक्सपेंस में, लेकिन वो नहीं गई। ठीक है, तो हमने कितने महीने का अमाउंट अब प्रीपेड से निकाल के एक्सपेंस में निकाल लेकर आना है? अक्टूबर, नवंबर, 30 सितंबर को पेमेंट की थी ना, 30 सितंबर को पेमेंट की थी, तो यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 9 महीने का अब अमाउंट आप कहोगे, 9 महीने का अमाउंट अब प्रीपेड में नहीं रहना चाहिए, अब वो चला जाना चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, मोहसिन, उस्मान, क्लियर है? टू मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 9/12, डिवाइडेड बाय 9 नहीं करना। 2 मिलियन पूरे 12 महीने की पेमेंट है, जिसमें से 9 महीने का अमाउंट जो है वो जाके निकल जाएगा और एक्सपेंस में चला जाएगा। उस्मान ठीक है, आपने 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 9 का, 2 मिलियन डिवाइड बाय 9 नहीं होगा, 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 9/12। ठीक है, तो इसमें बस ये बात थी, इसकी एंट्रीज लिखवा दूं। चले एक काम मैं ये करती हूँ कि ये भी मैं आपको दे देती हूँ होमवर्क में। ठीक है, ये आपका जो होमवर्क है और क्वेश्चन है ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं आपको लिख दे देती हूँ होमवर्क में। इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसकी मैं आपको रेक्टिफाइंग एंट्रीज या एडजस्टिंग एंट्रीज में आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, फिर काम क्या करना होगा, आपको सिर्फ वो एंट्रीज पास करनी होंगी और आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर इसको, ताकि अच्छा है हम आज फिर एक और सवाल भी देख लें, एक और सवाल की डिस्कशन एटलीस्ट हम कर लें, और वो फिर हम इंशाल्लाह कल उसको देख लेंगे, और कल हमारा फिर फाइनल अकाउंट्स का आखिरी दिन होगा। ठीक है, चलें जी, पहला पॉइंट जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है वो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। फिर आपके पास जो दूसरा पॉइंट है ये भी एक किस्म की जनरल इंफॉर्मेशन है कि पहले आप खुद करने आप करो, भले खुद करो, मैं सिर्फ आपको एडजस्टिंग एंट्रीज लिखवा देती हूँ। हाउ अबाउट दैट? आप लिखना चाहो आप लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, रिकॉर्डिंग में देख लेना फिर। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये तो उसने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक है कि जी 20% आपका हर फिक्स्ड एसेट पे, यहाँ पे देखें हर फिक्स्ड एसेट जनरल टर्म इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि हर टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट पे स्ट्रेट 20%। अब वो पहली बात क्या कह रहा है, अब ये पहली एडजस्टमेंट मांगता है। क्या मांगता है? शॉप इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2014 फॉर रुपीज 1.4 मिलियन, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन इट। याद रखिएगा मैं सारा काम रुपीज इन थाउजेंड्स ही कर रही हूँ। तो सबसे पहली एडजस्टिंग हमारी एंट्री पास होगी पॉइंट नंबर 3 की। उसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फर्दर डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? वो ये कह रहा है कि 1400 पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, आपने ये ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था साल के पहले दिन। इस केस में उसने आपको डेट बता दी है, तो आप क्या कहोगे, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 280। सिंगल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि शॉप इक्विपमेंट और मोटर व्हीकल्स का सिर्फ एक ही अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट नहीं है। तो हम डबल एंट्री पास करते हुए क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को ही कर देंगे क्रेडिट 280 से। 280 बेसिकली दिस इज 280,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सही है ना उस्मान? आप चाहो तो इसको नोट कर लो, सिर्फ नोट ही कर लो। आप जब क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट करोगे आपको इन एनी केस खुद से अप्लाई करने की जरूरत पड़ जाएगी। आप सिर्फ इसको नोट कर लो ताकि उसको भी बाद में आप चेक कर सको। ठीक है, चले आगे आते हैं। अगला आइटम क्या है? रेनोवेशन एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ फिक्सचर्स परचेज फॉर द शॉप। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपने कहना है कि जी ये तो एक्सपेंस आउट होना ही नहीं चाहिए था। तो आप क्या करोगे, रेनोवेशन एक्सपेंस का लेकिन टी अकाउंट तो बना हुआ है, और उस रेनोवेशन एक्सपेंस के टी अकाउंट में 5.5 मिलियन का बैलेंस आ रहा है। तो आप पहले क्या करोगे, आप ये कहोगे कि रेनोवेशन एक्सपेंसेस के अकाउंट को तो हम कर दें क्रेडिट, किसको डेबिट कर दें? अब फिक्सचर्स के नाम का एक आप नया टी अकाउंट खोल सकते हैं।
आपने कहा कि नया नॉन करंट एसेट है 5500 से हमने उसको कर देना है डेबिट। अब जब आप आखिरी दिन जाके इसको कैपिटलाइज करेंगे तो आपको इस बात का रियलाइजेशन भी होना चाहिए कि जब हमने इसको ड्यूरिंग द ईयर कैपिटलाइज ही नहीं किया था तो इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं की थी, लेकिन हमें करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी, क्योंकि था तो ये नॉन करंट एसेट। इसके ऊपर भी कौन सा रेट लगेगा? 20%। हमें डेट ऑफ रेनोवेशन एक्सपेंस नहीं पता तो हम लेंगे फुल ईयर पॉलिसी। हम ये कहेंगे अब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फर्दर क्या करना है? डेबिट करना है। कितने से? 5500 का 20%। ठीक है, आपने 5500 के 20% से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कर देना है डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है? अब फिक्सचर्स को भी हम सिंगल अकाउंट मेथड के थ्रू ही फॉलो करेंगे। आपने कहा कि फिक्सचर्स का कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं होगा, फिक्सचर्स के अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर देनी है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 की वजह से रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास होंगी 2। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर दिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसमें मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाए या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट हो जाए तो उसमें हमेशा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज 2 पास होंगी। एक इम्पैक्ट उसका लाजमन डेप्रिसिएशन पे भी पड़ेगा। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। रेंट इज पेएबल ऑन अ ईयरली बेसिस ऑन 30th सितंबर। इसमें हमने क्या डिसाइड किया था कि हम लोगों को प्रीपेड रेंट में से कुछ अमाउंट निकाल के एक्सपेंसेस में लेके जाना है। अब सवाल ये आता है कौन से एक्सपेंसेस में? अब आपकी मर्जी, आप इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज द मोर अप्रोप्रिएट अकाउंट फॉर दिस। ठीक है, तो अब आप चाहो तो अपना अलग से रेंट एक्सपेंस का भी एक नया आइटम खोल सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही इसको डेबिट कर दो। कितने से डेबिट करेंगे जी? 2 मिलियन यानी कि 2000 की फिगर थी, जिसमें से हमने ये डिसाइड किया था कितनी अमाउंट? 9/12 आपका एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए था, आपने नहीं किया तो हम अभी कर देंगे। तो आपने 1500 को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेबिट किया और किसको क्रेडिट कर दिया? प्रीपेड रेंट का एक आइटम आ रहा था ऑलरेडी, आपने प्रीपेड रेंट को 1500 से क्रेडिट कर दिया। यहां तक क्लियर है? मोहसिन, जवाद, उस्मान, जुलेखा? चले जी आगे चलते हैं। फिर आपके पास आजम विड्रू गुड्स कॉस्टिंग 4000, ये आपने मुझे खुद बता दिया था। ये एंट्री नंबर 7, इसमें क्या करना है? ड्राइंग्स के अकाउंट को करना है डेबिट 4000 से, और किसको करना है क्रेडिट? परचेजेस को। ठीक है, ये याद रखिएगा, डबल एंट्रीज ये लिखना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, ये मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए कर रही हूँ कि जब आप लोग इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो तो आसानी रहे। ये काम करोगे आपका आंसर ऑटोमेटिकली ठीक आएगा। आगे करते हैं। आखिरी आइटम आपके पास क्या है? अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फर्दर वो क्या बात कर रहा है कि एक तो ये पर्सनल एक्सपेंस शामिल था 215,000 का। तो सबसे पहला काम तो हम ये कर देते हैं कि जी आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से आपने 215 को निकाल दिया और कहां पे डेबिट कर दिया? ड्राइंग्स में। ठीक है, 215 को आपने निकाल दिया और उसको ड्राइंग्स में डेबिट कर दिया। फिर दूसरा आइटम वो कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फायर इंश्योरेंस 725,000 की भी शामिल है ये। लेकिन हमें ये रियलाइज हुआ कि 725,000 में कुछ अमाउंट प्रीपेड भी है जो कि एक्सपेंस में शामिल नहीं होनी चाहिए थी। कितनी अमाउंट प्रीपेड है? जून पे हम खड़े हुए हैं, 30 जून पे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 725,000 की 5/12 की इक्विवेलेंट अमाउंट को हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस से क्या कर देना है? निकाल देना है। कितनी अमाउंट को? 725 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। ठीक है, और आपने कहा कि ये अमाउंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस से निकल के कहां चली जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर, प्रीपेड इंश्योरेंस।
दैट्स इट, बन जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और ओके हाँ एक वो रह गया, बैंक लोन वाला। एक क्या रहता है कि आपके पास बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 2014, इंटरेस्ट पेएबल फॉर द मंथ ऑफ जून 2015 हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक लोन। अच्छा मैंने 6 को ओमिट कर दिया, 1500, अच्छा ये 5 है, ओके 5 और मैंने 6 को ओमिट कर दिया, तो ये आपके पास 6 आ गया। और 6 क्या था, 6 में हमने क्या कहा था, इंटरेस्ट एक्सपेंस वाज करेक्टली रिकॉर्डेड। सिर्फ क्या चीज गलत हो गई थी, बैंक लोन गलती से क्रेडिट हो गया था, तो अब हम बैंक लोन को कर देंगे डेबिट, राइट। कितने से, किस तरह से कैलकुलेट हुआ, 600 डिवाइडेड बाय 12, और क्या क्रेडिट कर देंगे, इंटरेस्ट अक्रूड के नाम की लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब आपने करना क्या, एक एक करके चेक करते रहे, जहां पे एसेट्स हिट हो रहे हैं वहां पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट ले आए, जहां पे एक्सपेंसेस हिट हो रहे हैं वो एसओसीआई में एडजस्ट कर लें, ठीक है जी। नोट कर लें, करना है तो जल्दी से। चलें जी, चलें जी, तो अच्छी बात हो गई, लास्ट दिखा दिया, ये लें देख लें। L11 का मैं अभी सोल्यूशन आपका अपलोड कर दूंगी, ठीक है, वो आप वहां से चेक कर लेना। हाँ जी, हिम्मत है एक और क्वेश्चन करने की या बस करें? लैंड के 2 अकाउंट्स दिए हो? जी बिल्कुल, स्प्रिंग 16, बल्कि ऑटम 16 थोड़ा ज्यादा आसान है, स्प्रिंग 16 थोड़ा मुश्किल है, वो कल कर लेते हैं, ठीक है। ऑटम 16 देख लेते हैं अभी, ऑटम 16 फिर भी आसान है, वो डिस्कशन उसकी कर लेते हैं जी। ऑटम तो काफी आसान था, इनको एक तरह सम करके, बच्चे लैंड के 2 अकाउंट्स कैसे हो सकते हैं? लैंड के 2 अकाउंट्स मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब 2 लैंड्स अवेलेबल है, वो एक ही अकाउंट में जाती हैं। अब जिसमें अगर फर्नीचर मेरे पास, हर तरह के मेरे पास फर्नीचर होता है, मेरे पास टेबलें भी है, मेरे पास 10 किस्म की चेयर्स भी हैं। नहीं 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 बच्चे, एक टाइप के नॉन करंट एसेट के लिए एक ही अकाउंट बनेगा। तो अगर आपके पास 10 जमीनें भी हो, वो एक ही लैंड के अकाउंट में जाएगा। इंट्रो में आपने ये पढ़ना है। अब जिसमें फर्नीचर है, फर्नीचर का एक ही अकाउंट बनता है। अब फर्नीचर में मेरे पास टेबलें भी हैं, मेरे पास 20 टेबल्स हैं, मेरे पास 10 चेयर्स हैं, मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की चेयर्स हैं, मेरे पास हो सकता है फर्नीचर में मेरे पास कबर्ड्स भी हो, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं उन सारी चीजों को एक ही फर्नीचर के अकाउंट में डाल रही हूँ ना, अलग अलग नहीं करना। चलें जी, तो एक काम ये करते हैं, थोड़ा सा जो रिलेटिवली इजियर हमारा एक क्वेश्चन था ऑटम 2016 का, वो देख लें। स्प्रिंग 2016 को मैं चाह रही हूँ कि आप लोग थोड़े से जब कल थोड़ा मतलब अब कल हम उसी से इसको स्टार्ट लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो, ठीक है। तो ऑटम 2016 को भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर तो अटेम्प्ट करना होगा तो आप कर लीजिएगा उसको, फिर वरना अगर हम सिर्फ डिस्कस भी कर लें तो वो भी काफी है। ये रहा फॉर्च्यून ट्रेडर्स, क्वेश्चन नंबर 7, ऑटम 2016। Following is the summarized trial balance of Fortune Traders for the year ended 30th June 2016। और क्या चीज दी हुई है आपको, बिल्डिंग्स दी हुई हैं कॉस्ट पे, और बिल्डिंग्स का आगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नजर आ रहा है एज एट 1 जुलाई 2015, यानी कि साल के शुरू का बैलेंस है। आप कौन सी डेट पे खड़े हुए हो, ईयर एंड कब है आपका, 30 जून 2016 है, और आपको 1 जुलाई 2015 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है।
तो अब आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, आगे जाके आपको ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का मतलब है नजर नहीं आएगा, है ना। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेटेड होता तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा होता 30 जून 2016 का, क्योंकि डबल एंट्री पास हो चुकी होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। एडजस्टमेंट मिलियन में थे, ओके नहीं नहीं नहीं, हाँ इस ख्याल रखना है इस चीज का, ट्रायल बैलेंस में हो सकता है रुपीज इन थाउजेंड्स हो और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलियंस में दियो, तो यू हैव टू बी केयरफुल, आपको दोनों को एक किसी स्टैंडर्ड पे लेकर आना है, या तो इनको भी मिलियंस में ले जाएं फिर, या फिर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले आइटम्स को रुपीज इन थाउजेंड्स में ले जाएं, ठीक है। फिर आपको नजर आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी भी आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है एज एट 1 जुलाई 2015, ये भी साल के शुरू का है। फिर स्टॉक इन ट्रेड, आपको पता है ये तो ओपनिंग स्टॉक होता ही होता है यहाँ पे। फिर आपको परचेजेस नजर आ रहा है, परचेज रिटर्न्स नजर आ रहा है, सेल्स नजर आ रहा है, सेल्स रिटर्न्स है, कैपिटल। अब कैपिटल भी आप लोग अपने पास इस बात को नोट कर लें, कैपिटल भी ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग कैपिटल होता है। क्यों ओपनिंग कैपिटल होता है? क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी के पोर्शन में खुद कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इक्विटी का पोर्शन किस तरह से बनाते हैं, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस नेट लॉस फॉर द ईयर लेस ड्रॉइंग्स। तो ये जो हम काम कर रहे होते हैं ये बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका कैपिटल होता क्या है, वो पैसा जो कि ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, ठीक है। इसमें कैपिटल नहीं निकालना था, कैपिटल ऑलरेडी निकला हुआ है 3 मिलियन, ओपनिंग कैपिटल तो गया गिवन है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना था कैपिटल से रिलेटेड। मैं आपको ये बात कह रही हूं कि ट्रायल बैलेंस में स्टॉक तो ओपनिंग गिवन ही होता है, साथ में कैपिटल भी बाय डिफॉल्ट ओपनिंग ही होता है। क्यों? यहाँ पे देखिए, हम जब अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी एंड लायबिलिटीज का जब पोर्शन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम इक्विटी कुछ यूं लिखते हैं, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट या लेस नेट लॉस, है ना, लेस ड्रॉइंग्स। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है ये फाइनल आंसर होता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग इक्विटी, राइट। कौन सी डेट पे इक्विटी, कौन सी डेट का कैपिटल, जिस डेट पे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर ये वाला कैपिटल कौन सा होता है जो आप यहाँ ट्रायल बैलेंस से उठा के लिखते हो, ये वाला कैपिटल आपका ओपनिंग कैपिटल होता है, ठीक है। ये आपके पास बाय डिफॉल्ट ओपनिंग कैपिटल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इसी तरह से ट्रीट करें जैसे यहाँ पे एज एट 1 जुलाई 2015 लिखा हुआ ही नहीं था, सिंपल कैपिटल लिखा हुआ था। आगे आ जाए, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब इसने आपको मुख्तलिफ एक्सपेंसेस के टाइप्स के हिसाब से मतलब लिस्ट देने के बजाय इसने सारे एक्सपेंसेस को जो कि सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की नेचर से ताल्लुक रखते हैं उन सबको क्लब करके एक फिगर आपको बता दी 5855। अब इसमें देयर में बी अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे आते हैं, 12% लोन पेबल आपको नजर आ रहा है 5000 का, यानी कि 5 मिलियन का, ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स नजर आ रहा है 3600 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेथ एट 1 जुलाई 2015, इस डेट को देखने के बाद आपने कहा कि ओहो, इसका मतलब है कि इन्होंने इसका ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन तो कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ, है ना, क्योंकि प्रोविजन का भी बैलेंस किस पे आ रहा है 1 जुलाई 2015 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब कैरेट डाउन उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा शायद, देखते हैं आगे क्या गिवन है। प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ये आपका करंट एसेट है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये करंट लाइबिलिटीज बताए हुए हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और नीचे क्या आ रहा है, सस्पेंस अकाउंट आ गया ना। सस्पेंस अकाउंट मोहसिन, क्यों सस्पेंस अकाउंट डाला 60 का?
क्योंकि इनका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं कर रहा था। 60 का सस्पेंस अकाउंट डाला डेबिट साइड पे तो जाके 43230 हुआ। ठीक है, तो देयर वाज अ शॉर्टफॉल ऑन द इन द डेबिट कॉलम, तो इसको फॉर द टाइम बीइंग मैच करने के लिए इन्होंने 60 रुपीज के का सस्पेंस अकाउंट खोल दिया। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले वी हैव टू ट्राई कि ये सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाए, रेक्टिफिकेशन हम पास कर दें इसकी। अब नीचे देखते हैं, अब नीचे आपको क्या दिया हुआ है, FT depreciates its fixed assets from the month of addition, यानी कि proportionate policy. Depreciation is to be charged on written down value. Written down value से मुराद क्या हो गया, reducing balance method, right? As follows, buildings के ऊपर 5%, plant and machinery पे 10%. अब वो क्या कह रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, on 1st March 2016 FT paid an advance of rupees 3,30,000 for purchase of a machine and debited it to plant and machinery. अगर आपको याद हो, हमने इस तरह का सवाल किया हुआ है डेप्रिसिएशन के अंदर, कि आपने क्या पे किया था, एडवांस पे कर दिया था, किया था, और उसको गलती से कहां डेबिट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी। गलती क्यों हुई, कैसे पता चला कि ये गलती से हुआ है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आगे लिखा हुआ है द मशीन वाज डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर 2016। तो ये मशीनरी अवेलेबल फॉर यूज ही कब हुई है, 1 सितंबर 2016 को। जब तक मशीनरी की डिलीवरी नहीं होगी तब तक वो यूज में कैसे आएगा, राइट? और मैंने आपको ये बात समझाई हुई है कि मशीनरी नॉन करंट एसेट्स शुड बी कैपिटलाइज्ड ऑन द डेट दे बिकम अवेलेबल फॉर यूज, राइट? क्योंकि जैसे ही हम उसको कैपिटलाइज करेंगे हमें उसको साथ ही डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। और आपको ये रूल पता है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट द एसेट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गलती समझ में आ गई यहाँ पे? पॉइंट नंबर 2 में अब जरा देखते हैं कि पॉइंट नंबर 2 के अंदर होना क्या चाहिए था। अब यहाँ पे अगेन मैं आपको यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज आपको बता देती हूँ, वरना बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है? यहाँ पे करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी एडवांस फॉर प्लांट एंड मशीनरी के नाम से आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं और 330,000 को आप कर देते हैं वहां पे डेबिट। अब यहाँ पे देखिए फुल फिगर्स लिखी हुई है यहाँ पे अगर आप अब आपको एक स्टैंडर्ड यूज करना है, या तो इनको भी रुपीज एंड थाउजेंड्स में करें और फिर रिकॉर्डिंग करें, या फिर आप जो ट्रायल बैलेंस में फिगर्स है उनको फुल फिगर्स में लेकर आ जाएं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रुपीज एंड थाउजेंड्स में ही रख रही हूँ। तो अब आपके पास क्या सिचुएशन है, आपके पास सिचुएशन ये है कि आपको सही डबल एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, एडवांस फॉर प्लांट एंड मशीनरी के नाम का एक अकाउंट खोलते, उसको करते डेबिट और बैंक को करते क्रेडिट जब आप एडवांस पे कर रहे थे। इन्होंने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास की, इन्होंने इनकरेक्टली प्लांट एंड मशीनरी को ही डेबिट कर दिया, इन्होंने एडवांस के अकाउंट को डेबिट नहीं किया। कितने से, 330 से। बैंक बिल्कुल ठीक अमाउंट से क्रेडिट हुआ, उसके बारे में बात मेंशन नहीं हुई है ना, मेंशन हुआ है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का सिचुएशन। तो हम कहेंगे सिर्फ डेबिट एंट्री गलत हुई, क्रेडिट एंट्री बिल्कुल ठीक हुई। अब इसको करेक्ट करने के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या पास करेंगे, एडवांस का अकाउंट कर देंगे डेबिट और क्या कर देंगे क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी। सही है, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक, एडवांस टू प्लांट। अब सवाल ये आता है, यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, अब ये एडवांस अब आपने क्रिएट कर दिया ना, एक नया आइटम आपने क्रिएट करना है, आपने कहा कि एडवांस में जाना चाहिए। अब सवाल ये आएगा कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो ये एडवांस कहाँ पे आएगा, क्या चीज है ये एडवांस, एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है ये आपका एसेट है। इतनी बात सबको क्लियर है? ये आपका है तो एसेट, एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्यों नहीं है, एसेट क्यों है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं 30 जून पे खड़े होके हम क्या कह रहे हैं कि अभी तक मशीनरी डिलीवर नहीं हुई। मशीनरी ने कब डिलीवर होना है, 1 सितंबर 2016 को। तो 30 जून पे खड़े होके गुड्स इन ट्रांजिट नहीं, गुड्स इन ट्रांजिट नहीं कहेंगे, इसको आप एडवांस ही कहोगे।
ठीक है, वेरी गुड मोहसिन, ये करंट एसेट होगा, वेरी गुड। करंट एसेट क्यों होगा? क्योंकि हम ये कहेंगे 30 जून पे खड़े होके कि हमने अभी तो एडवांस पे किया है, विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ हमें इस एडवांस के अगेंस्ट बेनिफिट रिसीव हो जाएगा। और देखिए विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको उसके अगेंस्ट एसेट रिसीव हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बताती द मशीन वॉज टू बी डिलीवर्ड ऑन 1 सितंबर 2017, अगर मैंने डेट डाली होती 1 सितंबर 2017, तब भी आइटम यही होता, एडवांस ही होता, डबल एंट्री एग्जैक्टली यही पास होती, लेकिन उस सिचुएशन में फिर ये एडवांस क्या बन जाता? आपका नॉन करंट एसेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जवाद उस्मान, आवाज आ रही है? अच्छा, ये मोहसिन और जुलेखा एकदम से ऑफलाइन हो गए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? एडवांस से रिलेटेड, एडवांस आपका इस सिचुएशन में करंट एसेट है, क्योंकि आपको विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट इनफैक्ट 3 मंथ्स के अंदर आपको इसके अगेंस्ट एसेट भी डिलीवर हो रहा है, राइट? अगर मैं आपको ये कहती कि एसेट की डिलीवरी डेट जो है वो होती 30 सितंबर 2017, यानी कि 30 जून पे खड़े होकर आप कह रहे हो कि हमने ऐसा एडवांस पे किया है जिसके अगेंस्ट हमको बेनिफिट कब मिलेगा? 1 साल के बाद, राइट? तो हम क्या करेंगे? उस एडवांस को ले जाएंगे किसमें? नॉन करंट एसेट के अंदर। आगे चलें, फिर आपके पास सिचुएशन क्या है? फिर आपके पास सिचुएशन कुछ यूं है कि द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1560000। दिस इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 35,000 returned by a customer on 30th June 2016 but not yet accounted for। क्या मतलब हुआ? क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या थी? 1560, और वो ये कह रहे हैं कि इस 1560 में 35,000 वाले गुड्स की कॉस्ट भी शामिल थी, और वो शामिल होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि 30 जून पे हमारे कस्टमर ने वो गुड्स हमें रिटर्न कर दिए थे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो वो शामिल होना चाहिए था। एडवांस फॉर प्लांट एंड मशीनरी ये करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है, करंट एसेट्स में। अच्छा, अब यहां पे देखें, अब 1560 में वो कह रहा है कि दिस इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग 35,000। चलो ठीक है, रिटर्न बाय अ कस्टमर ऑन 30 जून, हम कहेंगे इंक्लूड होना भी चाहिए था, क्योंकि 30 जून पे वापस से हमारी इन्वेंट्री में आ गया, हमारी इन्वेंट्री वापस से बन गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे वो क्या बात कह रहा है? बट नॉट येट अकाउंटेड फॉर। ये क्या बात हो गई? वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक में ये अमाउंट शामिल है, तो फिर ये अकाउंटिंग नहीं हुई। ये किस चीज की अकाउंटिंग नहीं हुई? सेल रिटर्न की डबल एंट्री आपने पास नहीं की। आपने उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो शामिल कर लिया, लेकिन आपने सेल रिटर्न होते हुए, कौन सा सिस्टम है ये? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है ना? आपको परचेजेस नजर आ रही हैं, परचेजेस का अकाउंट। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सेल रिटर्न के टाइम पे डबल एंट्री पास होती है, इनफैक्ट वो परपेचुअल में भी होती है। क्या डबल एंट्री पास होती है? सेल रिटर्न डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, और किस अमाउंट से? सेल वैल्यू से। आगे क्या दिया हुआ है? दीज गुड्स वर सोल्ड अर्लियर एट कॉस्ट प्लस 40%। तो इसमें इन्होंने हमें क्या दी हुई है? जो इन्वेंट्री हमें वापस आई उसकी इन्होंने हमें बताई हुई है कॉस्ट। हमने इस फॉर्मूले को यूज करके क्या निकालना है? उसकी सेल वैल्यू, और सेल वैल्यू को यूज करते हुए सेल्स रिटर्न्स की डबल एंट्री पास करनी है। जी समझ आई बात? मोहसिन, उस्मान, जवाद, जुलेखा, आपने भी ज्वाइन किया, रीज्वाइन किया बल्कि, तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। हम पॉइंट नंबर 3 पे थे। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1560,000।
बच्चे से अब ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी, ये मैं इन्वेंट्री के टॉपिक में करा चुकी हूँ। सेल रिटर्न की हम एंट्री तो पास हमेशा सेल्स वैल्यू पे करते हैं। सेल्स रिटर्न्स को हम बचपन से पढ़ते आए हैं। सेल्स रिटर्न्स को हम डबल एंट्री क्या पास करते हैं? सेल्स रिटर्न्स डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। आपने जो सेल की हुई होती है आप उसका रिवर्सल दिखाते हो ना सेल्स रिटर्न में, सेल वैल्यू पे दिखाओगे रिवर्सल उसका। आप ये कह रहे हो कि मैंने 80 रुपए की कॉस्ट की एक इन्वेंट्री को बेचा 100 रुपए पे, डबल एंट्री क्या पास की? सेल्स क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट। और अब मैं कह रही हूँ कि अब वो मेरी सेल्स रिटर्न हो रही है, तो अब मैंने सेल्स की बजाय सेल्स रिटर्न को करना है डेबिट 100 रुपए से और रिसीवेबल को क्रेडिट करना है 100 रुपए से। सेल्स वैल्यू, राइट? तो जुलेखा इसमें क्या बात हो रही थी? क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1560000। दिस इंक्लूडेड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 35,000 रिटर्न बाय अ कस्टमर ऑन 30 जून 2016 बट नॉट येट अकाउंटेड फॉर। तो ये बात क्या कह रहा है कि इस 1560 जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू थी उसमें एक ऐसा स्टॉक भी शामिल था जो 30 जून 2016 को हमारे कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। तो ये तो शामिल होना भी चाहिए था क्योंकि कस्टमर ने तो 30 जून पे आपको रिटर्न कर दिया, वापस आपकी इन्वेंट्री आ गई, राइट? आपकी इन्वेंट्री में वापस आ गई, अब वो वापस से आपकी इन्वेंट्री बन गई। तो फिर ये आगे जो बात कर रहा है कि बट नॉट येट अकाउंटेड फॉर, तो उससे क्या मतलब है? हम तो कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में वो शामिल हमने कर दिया, इसका मतलब ये है कि इसने अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं की, किस चीज की? सेल रिटर्न की। उसको क्लोजिंग स्टॉक में तो शामिल कर दिया, एड बैक कर दिया, लेकिन इसकी डबल एंट्री मेन पास ही नहीं की। और वो डबल एंट्री कौन सी होती है? सेल्स रिटर्न्स डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? सेल वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न दिया है, बिल्कुल ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बताया हुआ है। और लेकिन आपको नीचे इन्होंने ये भी बता दिया कि जब आपने इन गुड्स को ओरिजिनली सेल किया था तो सेल किया था कॉस्ट प्लस 40% पे, निकल आएगा इसकी सेल वैल्यू निकलेगी 49,000। ठीक है, 35,000 का 140% कर देंगे बस। आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है। गिवन अमाउंट क्या है? कॉस्ट। गिवन अमाउंट की परसेंटेज क्या है? 100। मार्कअप है ये, कॉस्ट प्लस 40। नहीं 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 मोहसिन, ये ना देते तो नहीं निकाल पाते थे, निकाल सकते थे। उसने उन्हें प्रॉफिट फॉर्मूला देंगे तो ही हम निकाल सकेंगे, वरना नहीं। ठीक है, ये अगर ना भी देते तो नहीं कर सकते, मार्कअप है। तो बच्चे उसके लिए हमें प्रॉफिट का परसेंटेज तो चाहिए इन एनी केस। उस फॉर्मूले के लिए भी हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि परसेंटेज है कितना प्रॉफिट का। तो ये बात अगर ना बताए तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, सही है? भले फॉर्मूले के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमें ये देना जरूरी है, सही है? तो वो कर लेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। द लोन अक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2016 एंड द प्रिंसिपल अमाउंट is repayable in 8 equal half yearly installments commencing from 1st January 2017. Interest is payable half yearly on 1st January and 1st July each year. अब एक काम ये करते हैं, इस वाले पॉइंट पे भी हम सबसे आखिर में आते हैं क्योंकि मेन इसमें यही वाला पॉइंट है। आगे आते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 पे हमने वापस आना है, पहले बाकी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। Selling and administration expenses include fire insurance premium amounting to rupees 4,30,000 and rupees 2,40,000, यानी कि दोनों फायर इंश्योरेंस प्रीमियम्स थे। ठीक है, दोनों फायर इंश्योरेंस प्रीमियम्स थे 430 का और 240 का। पेड फॉर ऑफिस एंड ओनर्स पर्सनल प्रेमिसेस, तो दोनों फायर इंश्योरेंस थे जिसमें से 240 किसका था? ओनर के पर्सनल प्रेमिसेस का था। और लैटर कौन सा था? 430 कौन सा था? ऑफिस के लिए था। तो एक चीज तो हमने आइडेंटिफाई ये कर ली कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में से सबसे पहले तो 240,000 को निकालो, है ना? 240,000 को निकाल के लेके जाओ ड्रॉइंग्स के अंदर। फिर 430,000 पर आते हैं। These policies are valid up to 31st December 2016। अब वही वाली बात आ गई,
आपको इतनी बात तो समझ में आ गई है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम नॉर्मली पे करते हैं प्रीपेड, और वो पे करते हैं पूरे साल का, एनुअल पेमेंट हम कर देते हैं। वो ये कह रहा है कि दीज पॉलिसीज यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने खरीदी हैं पूरे एक साल के लिए, दे आर वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2016। आप कौन सी डेट पे खड़े हुए हो? 30 जून 2016 पे। तो आप क्या कहोगे? 4,30,000 में से 6 मंथ्स का इंश्योरेंस प्रीमियम प्री पेड है। तो 430 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस से निकाल के कहां लेके जाना है? प्रीपेड एक्सपेंस में। ठीक है, ये चीज तो देखो तकरीबन हर सवाल में ये चीज रिपीट हो रही है। आगे आ जाए। रेंट एंड सैलरीज अमाउंटिंग टू 137,000 and 89,000 respectively are to be accrued at 30th June 2016। यानी कि इसकी हमने डबल एंट्रीज ये वाली पास नहीं की, रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट नहीं किया और रेंट पेबल को हमने क्रेडिट नहीं किया। हम अब कर देंगे 137,000 से। कहीं पे भी लिखा हुआ हो कि फलाना एक्सपेंस इज येट टू बी अक्रूड, तो इसका मतलब है कि हमने वो अक्रूवल वाली एंट्री बुक करनी है। एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस पेबल, क्रेडिट 137,000। ठीक है, तो रेंट और सैलरीज के अब आपने एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली डेबिट करके क्या क्रेडिट करना है? अक्रूड रेंट और अक्रूड सैलरीज को क्रेडिट करना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? एक काम ये करते हैं, इसको सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अभी सिर्फ एक होमवर्क आपके लिए काफी है ऑटम 2015 का, इसको भी फिर हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। ठीक है, इसको हो सकता है मैं आपको कल होमवर्क में दे दूं, इसको अभी डिस्कस करके इसको रहने देते हैं। एक ही होमवर्क आप लोग अटेम्प्ट करो। कल हम स्प्रिंग 16 का सिर्फ सवाल देखेंगे क्वेश्चन का क्लास के अंदर, और मैं आपको ये वाला होमवर्क दे दूंगी, ये वाला आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मेरी भी थोड़ी एनर्जी लो हो रही है और यहाँ से आप लोगों की भी एनर्जी लो होगी, समझ में नहीं आएगा फिर। हाउ अबाउट दैट? ठीक है, इसमें सिर्फ मैं ये वाला पार्ट अभी नहीं डिस्कस करी, वो फिर मैं आपको कल ही एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी सारी चीजें हम देख लेते हैं, बाकी सारी चीजें आसान है। जी, जवाद, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा अग्रीड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो प्रोविजन के बारे में माइंड टू। चलें ठीक है, बस एक आखिरी बात सुन लें। At 30th June 2016, the provision for doubtful debts is to be reduced by 30,000। याद है आपको प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था। अब वो बता रहा है कि प्रोविजन के अंदर ना डिक्रीज इन प्रोविजन आना है। ठीक है, तो यानी कि क्या होगा? डिक्रीज इन प्रोविजन के लिए अब आपके पास चॉइस है। आप चाहो तो इसको, हाँ जी, कैरेट डाउन नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो कह रहा है कि ब्रॉड डाउन को रिड्यूस करना है। उसने डिक्रीज इन प्रोविजन की फिगर बता दी आपको। क्या मतलब है? कैरेट डाउन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कह रहा है कि 1,80,000 ब्रॉड डाउन है, तो इसका मतलब है कैरेट डाउन होगा 1,50,000। नहीं 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 नहीं, ये कह रहा है रिड्यूस्ड बाय 30,000। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? रिड्यूस्ड टू 30,000 लिखता तो फिर हम कहते हैं कि 30,000 कैरेट डाउन है। रिड्यूस्ड बाय 30,000, एग्जैक्टली। रिड्यूस्ड टू तो नहीं लिखा हुआ ना, रिड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है। अगर लिखा होता है इज टू बी रिड्यूस्ड टू 30,000 तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा कैरेट डाउन 30,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि रिडक्शन करनी है 30,000 से, तो डिक्रीज इन प्रोविजन है 30,000 का। डबल एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, और या तो आप सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें, क्योंकि यहाँ पे बैडेड एक्सपेंस अलग से तो है नहीं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि बैडेड एक्सपेंस जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ही कंबाइन हो गया है। ऐड कर देंगे 30,000, किसमें ऐड कर देंगे? किसमें ऐड कर देंगे 30,000? नहीं नहीं नहीं, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ना। वो कह रहा है कि आपका ओपनिंग प्रोविजन था 180। नहीं बच्चे, गलत है। वो कह रहा था कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस था 180, और वो कह रहा है अब कि आपने इस प्रोविजन को रिड्यूस करना है बाय 30। तो 180 को क्या करेंगे? कैरेट डाउन कैलकुलेट करेंगे, तो 180 में से 30,000 को माइनस करेंगे ना। 180 आपका ब्रॉड डाउन था,
150 होगा आपका कैरेट डाउन, ठीक है। और 30,000 का जो आपका इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्रोविजन है वो आपका चल आपके पास अब उसमें दो ट्रीटमेंट्स है, वहां मैं आपको फिर कल ही बता दूंगी, ठीक है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आप वो क्रेडिट कर सकते हो, यानी कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो उससे, क्योंकि इनकम है ना, डिक्रीज इन प्रोविजन इनकम हो जाती है, तो आप किसी एक्सपेंस को सेट ऑफ ही करते हो, बैडेड एक्सपेंस को सेट ऑफ करते हो उससे। बैडेड एक्सपेंस आपको अलग से यहाँ पे नहीं गिवन। आगे आ जाए, बस सिर्फ आखिरी पॉइंट, प्रॉमिस आखिरी पॉइंट। Suspense account represents an error which occurred when a credit note of 30,000 received for goods returned to a supplier. Full stop. रुक जाए। क्या सिचुएशन थी? ट्रांजैक्शन आपका क्या था? आपने परचेज रिटर्न किया था, ठीक है, यहां तक क्लियर है। परचेज रिटर्न किया था, यानी डबल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी इसकी? डबल एंट्री पास होनी चाहिए थी, पेबल डेबिट कितने से? 30,000 से, और क्या? क्रेडिट, परचेज रिटर्न्स क्रेडिट। ये आपकी करेक्ट एंट्री है। परचेज रिटर्न्स आपका क्रेडिट होना चाहिए था 30,000 से। यहां तक क्लियर है? आपने पहले समझा कि ट्रांजैक्शन क्या थी? ट्रांजैक्शन आपकी ये थी, तो करेक्ट एंट्री आपकी बनती है ये। अब हम देखते हैं कि इसने किया क्या। Was mistakenly posted as credit to trade payable account। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने मिस्टेकनली क्या कर दिया? पेबल को करना चाहिए था डेबिट, इसने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट क्या कर दी? इसने इनकरेक्ट ट्रीटमेंट ये कर दी कि इसने पेबल को कर दिया क्रेडिट। परचेज रिटर्न को क्या किया? क्या परचेज रिटर्न के बारे में कह रहे हैं कि गलती हुई? नहीं, हम कहेंगे परचेज रिटर्न भी गलती से, क्या वो गलती तो खैर नहीं हुई, यहाँ पे तो ठीक हुआ, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट हो गया। और डेबिट इसका मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? मिस्टेकनली पेबल को कर दिया क्रेडिट, परचेज रिटर्न के बारे में साइलेंट है, हम कहेंगे परचेज रिटर्न बिल्कुल ठीक ठीक क्रेडिट हुआ, इसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हुआ, ठीक है। और जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, जब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे? रेक्टिफाइंग एंट्री में हम कहेंगे कि अब हमें पेबल को डबल दी अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। पेबल को ओरिजिनली करना क्या चाहिए था? डेबिट ही करना चाहिए था। हम एक दफा 30,000 से पेबल को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट का इफेक्ट हो जाएगा नलिफाई, और फिर दोबारा हमें 30 से डेबिट करना होगा पेबल के अकाउंट को, ताकि हम करेक्ट डेबिट इफेक्ट लेकर आए, ठीक है। तो पेबल टोटल 60 से डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा? सस्पेंस 60 से क्रेडिट हो जाएगा। ये रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने के बाद आपका सस्पेंस अकाउंट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, यही तक रखते हैं। लोन का पार्ट पॉइंट जो है वो मैं जब आपको कल होमवर्क दे रही होंगी तो मैं बाकी कोई चीज डिस्कस इसमें नहीं करूंगी, सिर्फ पॉइंट नंबर 4 करूंगी। आपका होमवर्क क्या है? ऑटम 2015 का आपको अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, नहीं है तो बस इजाजत दें फिर। जी क्लियर है? जवाद, उस्मान, जुलेखा, चले ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।